अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में पिछले 2 साल से जो अदम इस्तेहकाम और हैजान की कैफियत है, इसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। रवां हफ्ते में कुछ ऐसी पेशरफ्त भी देखने में आई जिसके मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल पर गहरे असरात होंगे। पीर के रोज सबसे गैर मामूली पेशरफ्त में साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के केस में फौजी तहवील में ले लिया गया, लेकिन ISPR के एलामिये के मुताबिक उनकी रिटायरमेंट के बाद सियासी मामलात में मदाखलत भी उनको तहवील में लेने की एक वजह है। इस हवाले से उनको तहवील में लिए जाने के बाद फौज के तीन साबिक अफसरान को भी तहवील में लेना मानी खेज पेशरफ्त है, जिसका हुकूमती वुज़रा 9 मई के वाक़यात में उनकी मदाखलत से ताल्लुक जोड़ रहे हैं। यकीनन ये पेशरफ्त सियासी माहौल पर गहरे असरात मुरतब करेगी और PTI इन असरात से किस हद तक मुतासर होती है ये देखना अहम होगा। साथ ही साथ PTI इस अहम मौके पर भी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार नजर आ रही है और KPK में एक वजीर की बरतरफी के मामले पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शकील खान की काबीना से बेदखली पर आतिफ खान और जुनैद अकबर ने शदीद मजम्मत की है और गवर्नर KPK ने इस बरतरफी को करप्शन पर आवाज उठाने का नतीजा करार दिया है। जबकि पंजाब में भी हाफिज फरत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाए जाने पर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात मंजर आम पर आए हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के सदर और रहनुमा हम्माद अजहर ने भी इन इख्तलाफात पर इस्तीफा देते हुए पार्टी की मौजूदा क़यादत पर तनकीद की है। अगरचे उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, लेकिन हम्माद अजहर का कहना है कि मौजूदा क़यादत की जेल में बानी चेयरमैन तक रसाई है और वो उन्हें मिसलीड करके मन चाहे गलत फैसले करवा रहे हैं। हम्माद अजहर से पहले शहरयार आफरीदी, शंदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत, जुनैद अकबर और कई दूसरे रहनुमा भी ऐसी तनकीद कर चुके हैं। और आज नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ ने काफ़ी वक्त के बाद मीडिया से बात की है और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान भी किया। इन तमाम मामलात और दीगर सियासी उमूर पर बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और उन रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी बानी PTI के साथ मुलाकात भी होती है, जेल तक रसाई भी होती है। सबसे पहले तो वकास अकरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कहा जा रहा है कि जनरल फैज हमीद और दीगर अफसरान की गिरफ्तारी PTI के लिए भी धचका है। सर देखें जी, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी या उस गिरफ्तारी विच वाज फॉलोड बाय जो बाकी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो हमारे लिए धचका क्यों होगा। हमने तो पहले कह दिया था ये किसी भी इदारे का इंटरनल मैकेनिज़्म है और खान साहब ने उस पर भी वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि उनका क्योंकि अपना अंदरूनी मैकेनिज़्म है एहतसाब का, तो वो ठीक है। अगर वो कर रहे हैं तो उसमें तो हमारी किसी किस्म की न को मुदाखलत, न को लेन देन, न को एतराज़, तो धचका हमारे लिए क्यों होगा। अच्छा। मैं नहीं समझता कि कहीं से भी किसी भी हवाले से हमारे लिए कोई परेशान कुन बात है। सही। शेख साहब, एक बार ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आप भी पढ़ रहे होंगे सोशल मीडिया के, जनरल फैज़ हमीद साहब कि आपकी जमात को 2018 के इलेक्शन में जीतने में मदद से लेकर आपकी हुकूमत चलाने और बचाने तक उनका बड़ा भरपूर किरदार रहा है। आप पार्टी का हिस्सा थे, बड़ा अहम। ये मुदस्सिर साहब, ये सारी फजूल बातें, कौन सा जर्नैल कौन सी पार्टी बनाने में कारगर था, कौन से जर्नैल ने किस पार्टी को कब मदद की थी, कब मदद दी थी, कब उनको इलेक्शन जितवाए थे, ये एक हिस्ट्री रही है हर जमात की इस मुल्क में। इस हमाम में सारे नंगे हैं। ये जो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनका मुंह ही नहीं है ये बात हमसे करने का। तो ये नॉनसेंस किस्म की बात है, क्योंकि ये सब यही काम कर चुके हैं। हर पार्टी का अपना अपना जर्नैल रहा है अपने अपने दौर में। इस बात को आप छोड़ें। बात तो ये है कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जी वो मुदाखलत करते रहे, ही वॉज DGISI, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका एक ऑपरेशन ताल्लुक था, वैसे ही जैसे आज के वज़ीर आज़म का आज के DGISI से एक ऑपरेशन ताल्लुक है। अब अगर वो DGISI नहीं रहे तो उसके बाद अगर उनके इस पार्टी के अंदर किसी से कोई ज़ाती ताल्लुकात हैं तो जिसके साथ हैं वो जानेंगे, तो जनरल फैज़ साहब जानेंगे। ठीक है जी। अब जो ISPR की वो प्रेस रिलीज है, उसमें जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट मुदाखलत। जी जी। अब आप और नून लीग वाले जो बात कर रहे हैं बार बार, वो जी उस वक्त हुकूमत बनाई थी, वो जी उस वक्त ये किया था, तो ठीक है, खान साहब तो कहते नहीं वो पेश हुए थे, अच्छी गल है। अगर पोस्ट रिटायरमेंट की बात नहीं है और इमरान खान की हुकूमत की बात है तो फिर बाजवा साहब भी इन्वॉल्व हैं बीच में।
फिर बाजवे नू भी लाया हो, फिर कले बेनू फैज नू क्यों फड़े है। तो फिर हम इसीलिए कहते हैं कि ये मामला उनके अपने अंदर का है, इदारे का, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो सर पोस्ट की जो आप बात शेख साहब जो पोस्ट की बात आप फरमा रहे हैं, तो फिर पोस्ट में भी आपको सपोर्ट मिलती रही उनके पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसा, ये इल्जाम तो बहरहाल उन पर है। अच्छा, ये फजूल बात है, ये बिल्कुल फजूल बात है। इमरान खान साहब जेल में थे, किसी किस्म की ये जिनको सपोर्ट मिलती है उनके साथ ये होता है जो हमारे साथ हुआ है। उनके साथ उनके मैंडेट पे डाके मारे जाते हैं जो सपोर्ट वाले होते हैं। उनकी जगह के ऊपर ये इस तरह के चोरी के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बैठ जाते हैं आके, वो भी सब फजूल बात है, उसमें भी कोई सच नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। पोस्ट मुदाखलत थी तो वो कहाँ थी, कैसे थी, हम इस इल्ज़ाम को रद्द कर चुके हैं। और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो फिर पोस्ट में हम कहते हैं कि आप वो CCTV फुटेजेस ले आए 9 मई के हवाले से, और उसमें फिर आपने जिसको मर्जी पेश करना है आप साथ पेश करें, आपको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी को मुदाखलत थी। सही। अच्छा शेख साहब, ये भी बार बार ये बात हो रही जेल के, जैसे मैंने हुकाम की बात की कि जेल में बैठे हुए नेटवर्क चलाने का भी इल्ज़ाम है कि PTI पार्टी है या माफिया है कि जेल में बैठकर भी ये नेटवर्क चला रही है जो आपको हर तरह से सपोर्ट हो रहा है, ये भी इल्ज़ाम आप पर लग रहा है। ये पर कि मैं मादरत के साथ पंजाबी का एक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, ये अगर नून लीग वाले कह रहे हैं ना तो ये बड़ी कुछ चबल मार रहे हैं। हमारे पंजाबी में एक बात होती है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इसी जेल में थे तो यहाँ पे एक हफ्ते में 80-80, 90-90 लोग उनको मिलने आते थे। पॉलिटिकल डिस्कशंस होती थी, पॉलिटिकल फैसले लिए जाते थे, पॉलिटिकल वर्कर्स आके मिलते थे, MNA मिलते थे। अच्छा, वो नहीं बैठ के कोई माफिया चला रहे थे, ठीक है जी। इधर इमरान खान जिस पे 203 केसेस हैं और हफ्ते में सिर्फ 6 आदमियों को मिलने की इजाजत है, वो नेटवर्क चला रहा है। तो जेडे 80-80 बंदे हफ्ते मिलते सन, वो नेटवर्क क्या यार, ये कोई बात है करने वाली। एक आदमी, और वो भी आप सबके सामने, अगर उनको उनके जो है उनके MNA आके मिलते हैं, क्योंकि हर MNA जो था वो रुपोश था, वो बेचारे खान साहब को मिल ही नहीं सके, इलेक्शन में देख ही नहीं सके, तो वो सबका कानूनी हक है किसी भी कैदी को मिलना। अगर वो जाके MNAs अपने लीडर को मिलते हैं तो उसका की मतलब है कि वो लीडर नेटवर्क चला रहा है। एक पागल ने जेडे गल्लां कर रहे हैं बह के, मतलब है कि जी अगर कोई वो पार्टी लीडर तो है ना, बिल्कुल है, हमारा कायद तो वही है ना, बानी तो वही है ना, सही, ठीक है ना जी। तो आपका क्या ख्याल है, हम उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हैं ना जनाब, उन्हीं से एनर्जी लेते हैं ना, उन्हीं से कोई अपनी पॉलिटिकल जो मामलात होंगे पार्टी के होंगे उन्हीं से डिस्कस करेंगे, और के दोबारा जाके करेंगे नवाज शरीफ नाल करेंगे या जरदारी साहब ना करेंगे, इस तरह तो नहीं होता जी। तो शेख साहब, जब फिर आप जा रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, आप उन लोगों में जिनकी मुलाकात भी हो रही है, फिर क्या वजह है कि अब ये भी हम्माद अजहर का इस्तीफ़ा आ गया, बहुत से बाकी लोगों की भी नाराज़ी, शेर अफजल मरवत के मामलात भी थे, शंदाना गुलजार भी ये बात कर चुकी, इसका मतलब है वहाँ वो कह रहे हैं जी मिस गाइड किया जा रहा है, उनको मिस इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है जेल में बैठे हुए बानी को, और वहाँ से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं। तो ये क्या जो लोग पहुँच रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, या वहाँ से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो इख्तलाफ क्यों हो रहा है? मैं तो खैर इस बात पे यकीन ही नहीं करता जो आप कह रहे हैं, चाहे मेरी पार्टी का कोई आदमी कहे या बाहर का कहे। ना मेरे पास इस वक्त पार्टी का इस किस्म की कोई जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस पे जिम्मेदारी से कोई स्टेटमेंट दे सकूं। मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि जिस वक्त हफ्ते में 6 आदमी मिलते हों और उसमें कंजेक्टिवली 2 आदमी पक्के हों उस लिस्ट के अंदर, जैसे आपका एक अपोजिशन लीडर या कोई और आदमी, और बाकी 4 जो है वो चेंज होते हैं, और उसका फैसला भी खान साहब अंदर से बैठ के करते हो किसने मुझे मिलने आना है, तो उसके पास ऐसी गुंजाइश नहीं रह जाती है। जिस वक्त ट्रायल होता है, ट्रायल के दौरान अगर कोई बात करता है तो वो किसी को कोई पता नहीं होता, वहाँ तो वकील ही होते हैं, वकीलों के अलावा कोई बंदा ही कोई नहीं होता, ठीक है सर। अंदर 6 आदमी मिलते हैं और एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, तो आप देयर इज़ लिटिल दैट यू कैन डिस्कस विद हिम, कैसे है, क्या हाल है, ये हो गया वो, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। अब जिन बंदों का आपने हमारे भाइयों दोस्तों का नाम लिया है वो खुद दर्जनों दफ़ा मिल चुके हैं इमरान खान साहब को जाके। अब ऑब्वियसली इमरान खान साहब जेल में है ना, अब उन्होंने हफ्ते में अगर 6 आदमियों को मिलना है तो हर दफ़ा एक नए आदमी का दिल करता है मिलने को, और पिछले कई हफ्तों से जो है हर दफ़ा एक नया MNA जाता है, 2 कई दफ़ा चले जाते हैं इमरान खान साहब को मिलने के लिए। अब कोई कहे कि जी हर बारी मैं ही जाना है, हर बारी मैं ही मिलना है, तो ये कानूनन पॉसिबल नहीं है। हर आदमी का दिल करता है लीडर को मिलने को, मेरा भी करता है, आप मेरे बाकी MNAs का भी करता है, और वो हक बजाने में, मगर ये मुमकिन नहीं है। हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं अदालत में, एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की तरफ से गई हुई है,
एक पार्टी की तरफ से गई हुई है कि भाई जी हफ्ते में 6 आदमियों की बजाय आप हम हफ्ते में हमें कम से कम 24 आदमियों से मिलने दें, सही। 2 मुलाकातें करने दें, एक की बजाय। तो शेख साहब ये सिर्फ मुलाकातें ना करने की वजह से हम्माद अजहर जैसे बंदे का भी इस्तीफा आ जाना, ये क्या ये वो सिर्फ यही वजह है? नहीं अच्छा। नहीं सर, देखें हम्माद अजहर साहब तो आपके इल्म में होगा, वो रूपोश हैं। जी हाँ, उन मुलाकात वैसे ही नहीं हो सकती। एक आदमी रूपोश है तो बेचारा कैसे मिलेगा? कोई मेरे ख्याल में जो उनकी भी गलतफहमियाँ है, अभी कोर कमेटी ने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना इस्तीफ़ा जो है वो वापस लें। वो इश्यूज होते हैं लोगों के, जो उन्होंने ट्वीट की है वो उनके जज्बात हैं, उन्होंने की है, उनका एहतराम है। वो हमने तो यही कहा है कि आप जो है वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें। शेख साहब ग्रुपिंग और हर सियासी जमात में होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सियासी जमातें हैं ना। लेकिन कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के बाद जब वो जेल में है तो ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। क्या वाकई ऐसा है कि 2-3 ग्रुप्स अलग अलग पैरेलल चल रहे हैं? कोई पैरेलल नहीं चल रहा, ना कोई पैरेलल चल सकता है। इमरान खान साहब के हुक्म पे ही सब जो है वो चलते हैं और उन्हीं की गाइडेंस में उसी तरीके से चलते हैं। कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग नहीं है। बाकी छोटा मोटा 2 पांडे भी पे उनसे खड़का धड़का हो जाता है। ये तो मुख्तलिफ ज़िलों से मुख्तलिफ तबीयत के लोग होते हैं, जब वो एक जगह पे बैठे होते हैं छोटा मोटा खड़का धड़का हो जाता है। अब इसको आप कहें कि वो बहुत कुछ शदीद इख्तलाफ कोई की है, कोई इमरान खान को छोड़ के चला गया है, किसी ने पार्टी छोड़ दी है, जिम्मेदारियां हैं, कोई बेचारा नहीं पूरी कर सकता तो वो कहता है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। किसी ने ये तो नहीं कहा कि मैं पीटीआई छोड़ के जा रहा हूँ। सही। अच्छा, हमारे लिए तो मुश्किल का बायस तो तब होना, देखें दूसरे लोगों की तो पार्टियां छोड़ के चले जाते हैं जी, मैं नून लीग छाड़ देती, मैं पीपल्स पार्टी छाड़ देती। पिछले को 6 महीने भी सुने जब किसी ने पीटीआई छाड़ देती। तो ये कौन बेवकूफ़ हैं जो कह रहे हैं शदीद इख्तलाफात हो गए तो ये हो गया तो यहाँ हो गया तो क्या हुआ? अगर हो गया तो पार्टियों में होता रहता है ऐसे, मगर उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? एवरीवन स्टैंड्स विद खान एंड एवरीवन इज स्टैंडिंग विद खान। तो इसका मतलब है कि ये जो इख्तलाफात हैं वो पार्टी छोड़ने तक नौबत नहीं आएगी, चाहे वो केपीके में अभी वज़रा के मामलात हों या पंजाब में। क्यों आएगी सर? अच्छा, वो सर मेरी बात सुने, केपीके में भी एक कमेटी उन्होंने बनाई, उसके अंदर एक रिपोर्ट आ गई, वजीर ने रिज़ाइन कर दिया, बाद में उसकी कोई इंक्वायरी भी हो जाएगी, बट वो भी पीटीआई का हिस्सा है। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। मतलब है कि एक आदमी अगर किसी हवाले से पार्टियां उसको निकालती हैं तो वो भी कोई इशू है, बट उसको पार्टी से तो नहीं निकाला, उससे कहा कि आप वजारत से अलहदा हो जाएं। तो ये वैसे चीफ मिनिस्टर की भी डिस्क्रेशन है और पार्टी की भी डिस्क्रेशन है, इसमें कौन सा गैर कानूनी काम हो गया जी? लेकिन वजीर आला पर तो उनका इल्ज़ाम है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो किसी और के इशारों पर चल रहे हैं, और शकील खान की हिमायत अब आतिफ खान जैसे और जुनैद अकबर जैसे लोग भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोई आतिफ खान और जुनैद अकबर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, मेरी खुद उनसे बात हुई है। अच्छा। वो सब एक दूसरे के साथ पुराने, देखे ना केपीके में पुराने दोस्त हैं, साथी हैं, सब एक दूसरे के कुलीग हैं। इतना ताल्लुक रिश्ता तो सबका होता है, बट दैट डजंट मीन ग्रुपिंग। वो जो इशारों वाली बात है ना, अब ऑब्वियसली मेरे लिए तो मोहतरम बात है जो चीफ मिनिस्टर करेगा या मेरी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी करेगा। मैं एक एमपीए के इल्ज़ाम के पीछे तो नहीं चीफ मिनिस्टर को कहते लग जाऊँगा ना जी। सब लोगों की अपनी आंखें भी हैं, इशारों पे वो क्या चल रहा है। हर चौथे दिन वो जलसे के अंदर जो तकरीर करता है वो इशारों वाली तकरीर है। ये कौन बेवकूफ़ हैं जो समझते हैं कि अली अमीन किसी और के इशारों पे चल रहा है? वो जो तकरीरें करता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, जो वो काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, वो इशारों वाले चीफ मिनिस्टर ऐसे करते हैं जैसे वो कर रहा है। वो तो खुला डुला ठोक बजा के अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू परसू कर रहा है, करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, खान के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। वर्कर को आज तक जितनी एक्सेस नहीं थी प्रीवियस चीफ मिनिस्टर्स के अदवार में, आज वो वर्कर को चीफ मिनिस्टर हाउस हो गया, चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हो गया, उसके दरवाजे खुले हैं सब तक। एंड अगेन सूबों के अंदर लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, उन ख्वाहिशात की बुनियाद पर इख्तलाफ हो जाते हैं, लोग एलिवेशन चाहते हैं पॉलिटिकली, और उसके ऊपर कई दफ़ा लोग चीफ मिनिस्टर पे तनकीद करते हैं, कई दफ़ा लोग मिनिस्टर्स एमपीएस पे तनकीद करते हैं, बट दैट डजंट मैटर कि जी पता नहीं कोई इशारा ही कोई और हो गया जी। लेकिन ये करप्शन के मामलात केपीके में क्यों इस तरह से हो रहे हैं? मजीद 3 वज़रा के भी नाम सामने आ रहे हैं। आज भी कहा गया अज़हर शाह तुरूर को भी बुलाया गया है, उनसे भी किया गया। हाँ जी जी जी, किसको बुलाया गया? अज़हर शाह तुरूर से भी कमेटी ने पूछा है आज कि ये वज़ीर तालीम के हवाले से भी बातें हो रही हैं। मेरी गल सुनाओ सर। नहीं, मेरी गल सुनो। नहीं, केपीके में कोई इंसान कोई नहीं रहते। बिल्कुल। बाकी सूबे ने तुसी कहा जी केपीके में क्यों हो रहे हैं, क्यों केपीके में इंसान कोई नहीं है? तो इंसान है और इंसान खता का पुतला होता है।
मगर अल्लाह ताला ने फिर दूसरी तरफ मैकेनिज़म्स जो है उनकी ताकीद की है। तो और इंसान जो है अगर कोई गलती कर रहा है और हमारे रैंक्स में भी है और उसको सुधारने के लिए कायदीन और जमात ये फैसला करती है उसकी पुष्पप्रति, तो ये उनकी आईनी और कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन शेख साहब मैनेजमेंट ठीक और करप्शन ना हो, यानी कि करप्शन होने दइए नहीं मैं दसो करप्शन होने दइए, बिल्कुल प्रतीत ना करिए भाव ठीक है, खुले खाओ ते मौजा करो, ये करने दइए, फिर तो कोई तहकीक तफ्तीश ना करिए। बिल्कुल देखें अवाम की रिजर्वेशन होती है, हम ये पंजाब नहीं है कि जहां जो मर्जी काला पीला कर जाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने पूछना ही नहीं है। सही, ये सिंध भी नहीं है, ये यहाँ पे के अंदर पीटीआई की हुकूमत है और अली अमीन की हुकूमत है और खान की हुकूमत है। ठीक है जी, अगर खान की पार्टी के चीफ मिनिस्टर के होते हुए कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो वो कमेटी बना के पूछेगा ना, हो सकता है उसमें उस पर इल्ज़ाम गलत लगाओ, अगर इल्ज़ाम गलत लगा होगा तो बिल्कुल सत्य खैरान है, अगर इल्ज़ाम सही लगा होगा तो फिर ठीक है जी। चलिए ये अच्छा है कि कमेटी से, इसमें कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल सही है, इसे कमेटी से जो निकलेगा वो ज़्यादा अच्छा और पाक साफ हो जाएगा। अच्छा शेख साहब, एक आज मियां नवाज शरीफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने 500 यूनिट तक वालों का 14 रुपये मजीद कम कर दिया, पंजाब वालों के लिए रिलीफ का ऐलान हो गया, KPK भी कोई ऐसे रिलीफ का सोच रहा है अवाम के लिए? पहली बात तो यह है जी, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की कोई बात नहीं सुनी आज। अच्छा, दूसरी बात यह है, जो बात आपने कह दी मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो कौन सी हैसियत में ये ऐलान कर सकते हैं। या तो प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करता बिजली के यूनिट्स के हवाले से, ना तो चीफ मिनिस्टर यूनिट माफ़ कर सकती है और ना किसी पार्टी का चीफ यूनिट माफ़ कर सकता है। नंबर एक टेक्निकल बात है ना, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तो फ़ायदा नहीं है। तीसरी बात है कि जी उन्होंने ऐलान कर दिया जी, हाँ यही गल है ना, ऐलान कर दिया है, उन्होंने पार्टी ये गल करेगी। और मेरे भाई ऐलान तो इलेक्शन भी बड़े हुए सन, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, आटा इतना सस्ता, बिजली का ये होगा, गैस का फलाना होगा, ठीक होगा, तो वो सुनने में तो फिर हम सालों से बातें सुन रहे हैं। छो और असी ये बेमानी गल्लां ने कोई खाता कुत्ता को नहीं ना गल्लां दा। सही, बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, पाकिस्तान भी सुन रही है, मैं भी सर जी साहब, मैं कह जी हम सब ही सुनते आ रहे थे, सुन के जड़े है ना वो बुढ़े होते जाने हैं, की करिए नहीं, लेकिन आप मजीद जवान हो गए हैं, आप देखें ना सर के बाल भी और दाढ़ी के बाल भी मजीद काले हो गए हैं, आप जवानी के बाद मजीद जवानी की तरफ आ गए। शेख वकास अकरम साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पूरे मुल्क में इंटरनेट की बंदिश है और करोड़ों का नुकसान फ्रीलांसर्स को हो रहा है जो इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले। अब क्या कोई अच्छी खबर आ रही है कि इंटरनेट दोबारा से बहाल होना शुरू हुआ, क्यों हो रहा है और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में पिछले चंद रोज से इंटरनेट की सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस हर खास व आम के मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। कोई इसे फायरवॉल का फेज़ 2 कहता है तो कोई सिर्फ एक तकनीकी मसला करार देता है। लेकिन इस सारे मामले की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन कारोबार और फ्रीलांसिंग से मुंसलिक लोगों का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। इंटरनेट की इसी बंदिश की वजह से मुल्क की मईशत को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि फायरवॉल से होने वाली इंटरनेट की सुस्ती से पाकिस्तानी मईशत को $30 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बयान में इंटरनेट की सुस्त रवि को इंतहाई संगीन मसला करार दिया और इसकी भरपूर मजम्मत की। तंजीम की जानिब से कहा गया कि अगर ये हिकमत अमली बरकरार रही तो इसके नाकाबिले तलाफी संगीन मुआशी नताज बरामद होंगे। दूसरी जानिब इंटरनेट की बंदिश की गूंज अब हुकूमती ऐवानों में भी सुनाई दे रही है। गुज़श्ता रोज सेनेट कमेटी के इजलास में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के हुक्काम पेश हुए। बहस में हिस्सा लेते हुए हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अफनान उल्ला ने कहा कि इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस यौमिया कम अज कम $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जबकि बहुत से ई कॉमर्स करने वाले आलमी कारोबारी इदारों ने पाकिस्तान से कारोबारी रवाबित भी खत्म कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने भी कहा कि अगर कौमी फैसला साज नौजवानों को रोजगार फराहम नहीं कर सकते तो उन्हें हासिल ऑनलाइन खदमात फरोख्त करने की सहूलत वापस न ली जाए। इस पर सेक्रेटरी IT ने जवाब दिया कि मसला नेटवर्क्स पर है, वाईफाई पर नहीं। सेक्रेटरी IT आयशा हुमैरा ने कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में
खलल आया है। कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के हुकाम ने कहा कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश से जहां मुआशी नुकसान हो रहा है, वहीं इस तशवीश में इजाफा हो रहा है कि आखिर इंटरनेट की सुस्त रवि की असल वजह क्या है। जुलाई के महीने में भी इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार हुआ था, जिसके बाद हुकूमत ने फायरवॉल के कामयाब तजुर्बे का ऐलान किया था। मौजूदा सुस्त रवि भी किसी ऐसे ही तजुर्बे का नतीजा तो नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मुदस्सिर साहब, CEO हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। ये जो कुछ हुआ है कि इंटरनेट सुस्त हो गया, चीज़ें डाउनलोड नहीं हो रही हैं, जितने भी इंटरनेशनल नेशनल क्लाइंट्स थे मुख्तलिफ कंपनीज़ के, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के, वो सारे परेशान बैठे हुए हैं। और अब सिर्फ एक ही बात हो रही है कि हम तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ये हो क्या रहा है? वाकई कुछ ऐसा हुआ? बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुदस्सिर भाई। मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरा नाम मुदस्सिर सलीम मलिक है और मैं एक CEC मेंबर हूँ पाशा का, जिस पाकिस्तान IT एसोसिएशन, और इसके अलावा मैं अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी कुछ रन करता हूँ। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जो इंटरनेट में जो एक हमारे पास ये वाला इशू आया, इसके साथ एज अ होल हमें काफ़ी मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर नुकसान हुआ है। अगर हम पाशा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो तकरीबन $300 मिलियन का हमें इस टाइम पे एब्सोल्यूट स्ट्रेट लॉस हो चुका हुआ है। अच्छा, ठीक है। मगर अगर मैं इस चीज़ को शायद थोड़ा सा मैं हर किसी को इमोशनल एवेन्यू पर नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन मॉनेटरी वैल्यू एक साइड पे है, लेकिन जो रेपुटेशनल लॉस होता है ना, उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। वो बच्चे जो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, जिनके क्लाइंट्स ऑब्वियसली फ्रॉम द रेंज ऑफ $150 टू $1500 उनके साथ काम कर रहे हैं, उनका एक एब्सोल्यूट साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है। और वो एब्सोल्यूट साइकिल डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि उन बच्चों की जो गिग्स थे वो फेल हुए हैं, उनकी कम्युनिकेशन में लाया गया है। ऑब्वियसली कुछ क्लाइंट्स बैक ऑफ कर गए होंगे, फाइवर पे इशू आया है बच्चों को। ठीक है। सो एज अ होल ये एक एवेन्यू है जो फ्रीलांसर्स का है। फिर अगर आप लोकल ई-कॉमर्स के ऊपर आते हैं तो मेटा की कैंपेन्स फेल होती हैं। मेटा की कैंपेन्स जो हैं वो वार्म अप नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही। जब सेल्स कन्वर्ट नहीं हो रही तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। जब रेवेन्यू एक सेल्स साइकिल में एक बिजनेस का जनरेट नहीं होता, तो फिर आप ये भी देख सकते हैं उसका इम्पैक्ट एक जगह पे नहीं है, उसका इम्पैक्ट फिर डिलीवरी नेटवर्क्स पे भी आएगा ना। जो डिलीवरी नेटवर्क्स काम कर रहे हैं उनके पास भी फिर वही इशू आ रहे हैं। थर्ड लेवल के ऊपर जो सबसे बड़ा जो एवेन्यू है वो है आपके BPOs का। आपके कॉल सेंटर्स के अंदर ये इशू आ रहे हैं। क्योर MD के CEO ने रिपोर्ट किया है, बिलाल हशमत ने, कि हमारी चारों की चारों मेन लाइंस जो है VoIP की वो डाउन है इस टाइम पे, जिसकी वजह से उनका वो कॉल सेंटर जो कि US की 26 स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा है वो डाउन हो गया है। तो देखें, इट्स अ बिग इम्पैक्ट। और जो आपने इतना काम किया है पिछले 8-10 साल के अंदर पाकिस्तान को एक सर्टेन लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट करने का, हम उसमें फेल हो जाएंगे अगर हम इस तरह की चीज़ों को। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, ये पहले इस तरह का कोई अगर इक़दाम करता है, PTA करता है या कोई और इदारा करता है, तो बाकायदा पहले अनाउंस किया जाना चाहिए, उनकी जानिब से बताया जाना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं। तो क्या उसके बाद ये चीज़ें रुक सकती थी, या जितना भी नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स के साथ वो चीज़ें हो सकती थी अगर ये इत्तला होती हुकूमत की तरफ से? तो अच्छा, इस किस्म की चीज़ के ऊपर ना आप इत्तला देने का भी मेरे ख्याल में कोई बड़ा इतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं इसको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको IT की इस्तिलाह में बात करूँ तो मुझे इसके ऊपर सबसे पहले सैंडबॉक्स टेस्टिंग करनी थी। ठीक है। और अगर मैंने सैंडबॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मैंने पहले बेंचमार्क करना था एक छोटे सिस्टम के ऊपर, जो मैंने क्लोन किया कि यार मैं जब इस सिस्टम को ग्रो करूंगा आहिस्ता आहिस्ता, तो इसी को बेंचमार्क करके मैं इसकी ग्रोथ देखता रहूंगा। ठीक। तो शायद हमें इसको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में पहले टेस्ट करना चाहिए था, अपनी ISPs के साथ कॉन्फ़िगर करने से पहले या अपने टेलकोस के साथ कॉन्फ़िगर करने से पहले, और उसके बाद इसको रोल आउट करते हैं। और रोल आउट प्रोग्राम भी हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। आप उसको पार्शियल रोल आउट करते हैं कि अगर इन केस का कोई इशू आ रहा है तो आप उसको रोल बैक कर सकें। तो अब देखें, वहाँ पे टेक एक्सपर्ट्स तो बैठे हुए हैं, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि यार हम
होते तो हम ऐसे करते, लेकिन ये कि ऑब्वियसली लेकिन उस वजह से जो एक मैं कहता हूँ ना कि डोमिनोज इफेक्ट आ रहा है चीज़ों के ऊपर, वो थोड़ा सा हमें, मेरे ख्याल में हम इससे बच सकते थे अगर हम एक स्ट्रेटेजिकली इसको रोल आउट। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प मामला आज मैं पढ़ रहा था कि सेनेट की कायमा कमेटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसमें पीटीए ने ये कहा कि हमारे पास तो किसी किस्म की इंटरनेट की सर्विस की मअतली या उसमें खलल की कोई शिकायत ही नहीं आई। तो आप लोग जो इतनी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, तो कोई पीटीए को कोई शिकायत आप लोगों ने नहीं की है? बस सिर्फ यही था सोशल मीडिया पे कि जनाब नेट बंद है, वो कह रहे हैं हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं आई है। मैं देखें इस मामले में बहैसियत अगेन पाशा मेंबर हमारी पीटीएस इस पे बात भी हुई है, हमने उनको इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी भी दी है कि जो इश्यूज आ रहे हैं। देखें किसी एक इदारे को मैं नहीं इसको मैं कहूँगा कि हम इसको पिन डाउन करना है। ये पीटीए अगर इसके अंदर हमें सपोर्ट कर सकती है इन चीज़ों को, तो पीटीए को भी देखना चाहिए, पीसेट को भी देखना चाहिए, एमवाईटीटी को भी देखना चाहिए, एसआईएफसी को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, इग्नाइट को भी, अगर हम इग्नाइट भी हमें इस पर सपोर्ट कर सकती है तो उसको भी देखना चाहिए, एनआईटीवी जो है। सो वो तमाम हमारे कौमी इदारे, जो रियासती इदारे, जो कि टेक्नोलॉजी के एवेन्यू के, टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं। तो उन सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि अगर ये इशू आया है तो क्यों आया है। हम किसी एक जो चीज़ मेरे ख्याल में मुदस्सिर जो चीज़ खतरनाक होती है ना इस पूरे प्रोसेस के पूरे काम के अंदर, वो ये थी कि हम इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें कि आपने किया है। बिल्कुल। या जिससे भी हुआ है, ठीक है, या ये जिसकी भी जिम्मेदारी थी, अगर इसकी वजह से हमारे बच्चों का, हमारी कंपनीज का, हमारे एसोसिएटेड लोगों का अगर रिस्क उसके साथ देखें डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो इसमें हमें मिलके ही बैठना है इसके ऊपर। हम अच्छा, एक चीज़ मलिक साहब, एक चीज़ ये बात हो रही थी कि फायरवॉल जो है वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो फायरवॉल का इस्तेमाल तो पाकिस्तान में अगर ये इसको टेस्ट किया जा रहा है अगर, तो ये तो पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल तो होता है, तो ये इसकी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं आया। देखिए डायनामिक्स हर मुल्क के अपने हैं ना। यूएस के डायनामिक्स डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट हैं। अगर यूएस को देखा जाए तो यूएस के ऊपर ज़्यादातर जो अटैक्स हैं वो जो उसके एनिमी वॉरफेयर जो कहते हैं ना, डिजिटल वॉरफेयर के जो एनिमी स्टेट्स हैं वो उनके साथ करते हैं। पाकिस्तान के लिए उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि यार जो कहीं और पे हुआ है उसको हम कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। हर एक मुल्क के लिए उसकी डिफेंस मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसकी ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अपनी एक कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है। तो शायद हम अगर अपनी उन कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स को पहले आहिस्ता आहिस्ता फुलफिल करना शुरू करते तो ये इशू ना आता, ठीक है। और अगर आता भी तो जिसको हम कहते हैं ना कि वो कंट्रोलेबल होता, वो बड़ी, वो 5, 7, 10% तक आता, वो 100% पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट बना लेता। अच्छा मलिक साहब, एक आप लोगों की जो ये थी प्रेस रिलीज, उसमें कहा गया कि $30 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। क्या पाकिस्तान में लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जितना भी इंटरनेट के ज़रिए कारोबार वाबस्ता है, क्या वो इतना बड़ा है कि वो उसमें से $30 करोड़ का नुकसान हो जाए? अच्छा, बिल्कुल है। $3.2 बिलियन तो आपका लास्ट ईयर का रिपोर्टेड रेवेन्यू है ना, ठीक है। और आपने इस साल 2.8 प्लस करके नियरली 17% से 24% आपने ग्रोथ ली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपके पास रेवेन्यू है। और ये चीज देखिएगा ना कि आपका जो रेवेन्यू आ रहा था ना, वो तो थ्रू आउट द ईयर आपने एक्यूमुलेट करना है कि यार क्या रेमिटेंस आई है, कहाँ से आई है, फ्रीलांसिंग से कितनी है, बीपीओ से कितनी है, टेलको की साइड से आप उसको काउंट करते हैं कितनी है। बट एज अ होल आप पाकिस्तान इन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड नंबर 3-4 पे आता है। इन एडिशन टू दैट पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो दुनिया की इंटरनेशनल कंपनीज को, सऊदी टेलीकॉम को, बैंक ऑफ अमेरिका को, या और जो दीगर बड़े ग्रुप्स हैं उनके लिए काम कर रही हैं। तो आपके पास रेवेन्यू तो इतना आता ही है, ठीक है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द वेरी फ्लरिशिंग, वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, जहां पे यू हैव द राइट टैलेंट, यू हैव फ्यू top of the line, or I'll say you have some best minds operating in tech from Pakistan. सही, ठीक है। पिछले 1 से 1.5 महीने में इस वक्त मलिक साहब ये 2 बार इस किस्म के मुतअद्दिद छोटे छोटे भी मामलात रहे हैं कि सर्विसेज का कहीं ना कहीं इशू है।
अगर इसको हल भी करना है और हमें अपने चैलेंजेस का उसको भी अदराक रखना है, तो क्या किया जाए कि जितना भी ये इंटरनेट के ज़रिए वाबस्ता कारोबार है वो भी चलता रहे और चीज़ें कंट्रोल में भी रहें? क्या आप समझते हैं? पाशा क्या समझता है? देखिए, पाशा एज एन एसोसिएशन जब हम टेक को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली और हुकूमती इदारों में, हमारा सबसे बड़ा जो काम है एज एन एसोसिएशन वो एडवोकेसी है, वो पॉलिसी मेकिंग है। पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो हुकूमती इदारे हैं उनको वो पर्सपेक्टिव देना है जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी का है, या एज एन एसोसिएशन हम लोग सर्वेज करके उसको कलेक्ट करते हैं। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है यार? देखिए, ये तो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आपने कुछ भी एग्जीक्यूट करना है। टेक्नोलॉजी के अंदर ना, अगर एज अ टेक साइड से जो मेरा नाकिस एक्सपीरियंस है, वो ये जरूर कहता है कि ये ना 0 1 पे चलता है। सही, ठीक है, अब वो 0 1 आपको सही रखने पड़ते हैं। इसके अंदर ना ब्लास्फेमी नहीं कर रहा हूं मैं किसी किस्म की, मगर इसके अंदर ना कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती हैं जो आके मंत्र फूकती हैं और चीजें खराब हो जाती हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन एरर ही होता है सही, जो गलती कर रहा होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको उस चीज को एरेडिकेट करना है, आपको उस चीज को मिनिमाइज करना है। आपको जब भी ऐसी कोई चीज रोल आउट करनी है तो उसको बेंचमार्क करना है पहले। आपको उसको एक लिमिटेड स्कोप में रोल आउट करना है, और लिमिटेड स्कोप में रोल आउट करने के बाद आपको उसको बड़ा करना है। ठीक है, आपको उसको स्प्रेड करना है। सही। यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया, मलिक मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद थे। पाशा ये कह रहे इस चीज़ों को 0 1 से जो स्टार्ट किया जाना है उसमें कहीं ना कहीं जहाँ गलतियाँ की जा रही हैं उन गलतियों को रोका जाना ज़रूरी है। लेकिन एक बात नाज़रीन बहुत अहम है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे तेज़ी के साथ जो बढ़ता हुआ बिज़नेस है वो इंटरनेट के ज़रिए वाबस्ता उन नौजवानों का बिज़नेस है जो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़रा मुबादला भी लाएँ और अपने जो नौकरियां हैं उनसे निकल कर अपने बिज़नेस की जानिब बढ़ पाएँ। अगर हुकूमत फौरी तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर यह फ़ैसला नहीं लेती है कि इस चीज़ों को किस तरह ख़त्म किया जाए, तो मेरा ख्याल है फिर अगले आने वाले वक्त में $30 मिलियन नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा नुकसान जो है वो नज़र आएगा। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ बात करेंगे कि कुछ वबाई अमराज पाकिस्तान का भी रुख कर रही हैं। एम पॉक्स की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि मंकी पॉक्स के बारे में, जिसके बढ़ते हुए केसेस के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान समेत दुनिया के 116 से ज़ायद ममालिक में मंकी पॉक्स के 1 लाख के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके नतीजे में 548 संबात रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस अप्रैल से अब तक मजमूई तौर पर 11 केसेस सामने आए और 1 मौत भी वाक़ हुई है। मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में 3 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुतासर मरीजों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और तीनों मरीज खलीजी रियासत से वतन वापस लौटे हैं। मंकी पॉक्स के मौजूदा लहर इसकी दूसरी किस्म है जो अमवात का बायस बन रही है। मंकी पॉक्स से मुतासर अफराद सर दर्द और जिस्म दर्द की शिकायत करते हैं और चेहरे और जिस्म पर दाने बनते हैं और मरीज 2 से 4 हफ्ते तक मुतासर रहता है। खुशाइंद बात यह है कि मंकी पॉक्स के मुतासर 99% अफराद जिंदा रहते हैं। लेकिन नाज़रीन से गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, माहौल को साफ रखें और हाथ धोने को मामूल बनाएं ताकि आपको आपके प्यारे इस मर्ज से महफूज रह सकें। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब कि इस मर्ज से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये हम तो एक वबा से निकलते हैं, दूसरी वबा सामने आ जाती। जब मैं आज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो वो खौफ का एलिमेंट एक बहुत ज़्यादा वो आ रहा है कि मंकी पॉक्स भी। तो सर, बुनियादी तौर पर ये क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है? पाकिस्तान में भी अब पिछले अप्रैल से लेके अब तक भी मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं मरीज़। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जाहिर है कि जो हमारे एक बहुत बड़ी आफत है ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की, जिसकी वजह से एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स हम फेस कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि हम ही नहीं, इंसान ही नहीं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी उससे सफ़र कर रहे हैं। और फ्लडिंग और ड्राफ्ट और
बहुत हद तक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखी जा रही हैं वर्ल्ड ओवर। और इसकी वजह ये है जो क्लाइमेट चेंज के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो दुनिया ने वायलेट कर दिए हैं, जानवरों के लिए भी और इंसानों और प्लांट्स के लिए, जिसको हम वन हेल्थ कहते हैं। उसकी बिल्कुल टोटल वायलेशन हो रही है, तकरीबन सारे ही मुल्क कर रहे हैं और बशमूल पाकिस्तान। तो उसकी वजह से अगर अगले 20 से 25 साल में कुछ 2, 3, 4 करोड़ लोगों ने मरना होगा, तो वो किसी एटॉमिक बॉम्ब या किसी न्यूक्लियर वॉर से नहीं मरेंगे, वो मोस्ट लाइकली माइक्रोब से मरेंगे, चाहे जरासीम से मरेंगे, चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है या फंगस है। और ये भी जो मॉन्की पॉक्स है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये साल दहाइयों से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। इस दफ़ा अफ्रीका में क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हुए, तो उसकी वजह से ये अलर्ट WHO ने जारी किया। पाकिस्तान वल्नरेबल है, लेकिन अभी इसमें इतने केसेस नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएं। अच्छा। और जाहिर है कि इसका एक हिस्सा ये है कि हर बीमारी के लिए तो एक हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं बनाया जा सकता। एक ही हेल्थ डिपार्टमेंट को आप मजबूत करें, चाहे कोविड हो, चाहे डेंगू हो, चाहे मॉन्की पॉक्स हो, तो वो सारों को कवर कर सके। पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग नहीं है, ना उस पर इन्वेस्टमेंट होती है, और होती भी है इन्वेस्टमेंट तो वो अग्रेसिव नेचर की होती है, प्रोग्रेसिव नेचर की नहीं होती। और मॉन्की पॉक्स जो है ये एक वायरस है, और ये ज़्यादातर एक बेज़रर सी वायरस है, लेकिन उसी फैमिली की है जिसकी स्मॉल पॉक्स थी। और स्मॉल पॉक्स रेडिकेट किए हुए कुछ 40 साल हो गए हैं, और इसकी वैक्सीन भी वही है जो हम स्मॉल पॉक्स के लिए इस्तेमाल करते थे। चाइनीज़ एक कंपनी है नीदरलैंड में, वो मैन्युफैक्चर करती है, और पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, ये जानलेवा मरज़ तो नहीं है कि, क्योंकि पिछले साल जो है हमने देखा वो एक मौत भी इसी से वाक़ई हुई थी, 11 केसेस जब सामने आए थे। देखें, इसकी शरह बहुत कम है, और इसका जो एक बंदे से दूसरे को लगना है, सांस के ज़रिए नहीं लगती। ये जब फिंसियाँ फोड़े निकलते हैं जिस्म पे, जो मरीज़ होता है इसका, उसको हाथ लगाने से, या जानवर जो इस वायरस को कैरी कर रहा है उसको हाथ लगाने से, या उसके सलाइवा या थूक से ये फैलती है। सही। तो इसलिए आम तौर पे इसमें अलामात वही होती हैं जो किसी भी वायरस इन्फेक्शन की हैं, कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम और जिस्म का टूटना, बुखार। और उसके बाद इसमें जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि वो जिस्म पे छोटे छोटे पस्ट्यूल दाने निकलते हैं, पस वाले, उसमें खांसी होती है और दर्द होती है, और बाद में वो खरींड बन के हील हो जाते हैं। अगर कोई उस वक्त जब दाने निकले हों, इनको हाथ लगाया जाए दानों को, तो उसको मुंतकिल हो जाती है उंगलियों के ज़रिए। अच्छा। या करीब कुर्बत। तो इसलिए जानवर भी इसको कैरी करते हैं। पॉक्स कहते भी इसीलिए हैं, ये चौपाहेओं की बीमारी है, और उससे फिर जिनमें ये इम्यूनिटी कम है, खासकर बहुत छोटे बच्चे, बहुत बूढ़े लोग, वो लोग जिनको शुगर आती है, ब्लड प्रेशर है, या हार्ट फेलियर है, या जिनकी पेवंदकारी हुई है, या गुर्दों या जिगर की, और वो इम्यूनो सप्रेसेंट ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, बचना कैसे है इन अमराज से, इस मरज़ से ख़ास तौर पे क्या एहतियात है? बचना एहतियात तो ये है कि वैक्सीन की, लेकिन वैक्सीन की मैं नहीं समझता अभी ज़रूरत है, और ना है पाकिस्तान में। अच्छा। और ना मंगवाने की ज़रूरत है, वो अननेसेसरी होगी। सबसे बढ़ के आप अननेसेसरी जानवर्स को हाथ ना लगाएं। अब किसी मरीज़ को देखें, किसी फ़र्द को देखें जिसको फोड़े फिंसियाँ निकली हैं, तो आप उसको हाथ ना लगाएं उसके ज़ख्मों पे। आपने अगर लगाने ही है बतौर डॉक्टर, बतौर नर्स, तो फिर आप ग्लव्स ज़रूर पहनें और मास्क पहनें। और इसी तरह जिन जानवरों को अगर हाथ अव्वल तो ना लगाएं, लेकिन फिर भी कसाई वगैरह को लगाना पड़ता है, उन कसाईयों को उनको हलाल भी करना पड़ता है, उनके दांत भी देखने पड़ते हैं, तो वो ज़रूर ग्लव्स पहनें और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। और इस तरह बहुत हद तक बचा जा सकता है। और अगर ये बीमारी हो जाए तो फिर ज़ाहिर है इसके टेस्ट कराएं, एंटीबॉडी टेस्ट हो सकते हैं वो, और PCR भी हो सकता है। और अगर कॉम्प्लिकेशन होती है जब सांस की खराबी साथ शुरू हो जाती है, और उन लोगों में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका कुव्वत मदाफ़त कोई इतना अच्छा नहीं है शुगर की वजह से या कोई भी वजह से, तो उस वक़्त उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है,
और फिर उनको ऑक्सीजन दी जाती है और हो सकता है फिर उनको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी 3 रिपोर्ट हुए केसेस, तीनों का खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक और तीनों खलीजी रियासतों से यहाँ हैं। तो ये ट्रैवल वाला जो मामला है, हमने कोविड में देख रहे थे, वैसी सिचुएशन इसमें भी होगी कि ट्रैवल करना भी उन लोगों को जो मरज़ में मुब्तला हो गए वो भी महदूद हो जाएं? देखिए, कोविड का मसला ये है कि वो सांस से फैलती थी, जी जी, ड्रॉप इन्फेक्शन थी, तो खांसने से और इस तरह उसकी स्प्रेड थी। वो ज़्यादा अलार्मिंग इसलिए थी कि आप एक कमरे में अगर एक बंदा कोविड की वायरस लेके फिर रहा है तो वो 100 बंदे को एयर कंडीशनिंग के ज़रिए फैलाएगा। इसमें ज़ख्मों के ज़रिए होती है, और ज़ख्मों के ज़रिए क्यों, ज़ाहिर है अगर ज़ख्म निकले हैं तो उनको क्वारंटाइन करना चाहिए एयरपोर्ट पे, वहीं पे उनको रखना चाहिए जब तक उनके ज़ख्म हील नहीं होते। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कोविड का 5 दिन का है और इसका कुछ 1 हफ्ते से 2 हफ्तों का है। अच्छा, तो इसलिए अगर कोई ऐसा मरीज़ एंटर हो रहा है किसी भी बॉर्डर से, तो उसको बेहतरीन तो यही होगा कि उसको क्वारंटाइन किया जाए और उसके टेस्ट कराए जाएँ। अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाएँ तो उसको जाने दिया जाए, अगर चेक पॉजिटिव आते हैं तो उसको आइसोलेटेड रखा जाए। सही। तो ये एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ है। और अब देखना यह है कि इस किस्म के मरज़ जिससे खौफ सा एक फैल रहा है, अगर खौफ ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो एहतियात आपके अपने इख्तियार में है। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।